अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर मुक़्तदिर खान साहब हैं, जो मेरे ख्याल है कॉफ़ी पी रहे हैं। कॉफ़ी है कि चाय? मैं एक्चुअली कॉफ़ी पीता नहीं हूँ, मैं चाय पीता हूँ। मैं अच्छा, इंडियन। मेरे साथ हाँ भी ऐसे ही सर, मुझे भी चाय ज़्यादा पसंद है, जी। कॉफ़ी बहुत मुश्किल से। लेकिन सर आज हम सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया सर, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और सर आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की, सबसे पहले जिन्होंने कि चाइना का विजिट हुआ है और कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं आप इस विजिट को? एक तो एक इंटरेस्टिंग विजिट है। देखिए, भारत में पाकिस्तान, साउथ एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर जो बाकी सारे दूसरे मुल्क हैं, अगर आप लेट्स से कि 10 साल पहले चले जाते तो मालदीव्स ले लें, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे मुल्क वेर एक काइंड ऑफ इंडिया के साथ, आप कह सकते हैं इंडिया की लीडरशिप ये एक्सेप्ट कर रहे थे। सिर्फ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान वेर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, आप कह सकते हैं लीडरशिप या इंडिया की हेजेमनी में नहीं थे वो। पाकिस्तान तो पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान वाज मोर अटैच टू पाकिस्तान उससे पहले इन द पास्ट। तो जब भी कोई नया लीडर इलेक्ट होता या आता इन सारे मुल्कों में, उनकी पहली विजिट हमेशा इंडिया की होती थी। तो आपने देखा होगा शेख हसीना तो पिछली बार 2024 में 2 बार आ चुकी थी इंडिया में, उनका तख्ता पलटने से पहले। तो अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ जिसमें लीडर्स आर गोइंग टू चाइना, जैसा कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोइज़ू पहले चाइना गए, उसके बाद इंडिया। तो एक तरह से क्या हो गया है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के वजह से चाइना हैज़ स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग साउथ एशिया। और उसके कई चीज़ें हैं। एक तो एक इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वो मुल्क अपने पास ले रहा है, फिर डेट डिप्लोमेसी चल रही है, यानी मुल्क कर्जदार हो जा रहे हैं चाइना को, तो कर्ज के बदले में दे आर गिविंग चाइना स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। और फिर जब मैं कोलंबो गया था पिछले साल, तो आम ऑटो रिक्शा वाले, पहले तो अंग्रेजी बहुत लोग बोलते हैं, विच इज़ ए वेरी नाइस प्लेस, अगर आप नहीं गए तो जाएं ज़रूर। सो वंडरफुल प्लेस, इट्स लाइक सेइंग कि क्लीन इंडिया, इंडिया को अगर साफ कर दें, गंदगी निकाल दें लिटरली, तो इट लुक्स वेरी नाइस। तो मैं वहाँ गया तो ऑटो वाला, दिस इज़ इंडियाज़, दिस इज़ चाइना, दिस इज़ इंडिया, बिल्डिंगें बता रहे हैं, होटल, दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ चाइना। तो कोलंबो के पास एक पूरा एक नया शहर बना रहा है चाइना, उसके हम्बन टोटा के अलावा भी कह रहा हूँ। सो दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। तो बांग्लादेश पहले अंडर शेख हसीना वाज वेरी क्लोज टू इंडिया, 10 साल से ज़्यादा, मतलब वो तो कई साल थी, उनका 4 टर्म्स हो गए थे। एंड एक अचीवमेंट ये था कि बॉर्डर डिस्प्यूट सारे बांग्लादेश के साथ रिजॉल्व हो गए, यानी इंडिया एक ही मुल्क है, इंडिया के नेबर जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो गए वो बांग्लादेश थे। इट हैपेंड ड्यूरिंग मोदी शेख हसीना पीरियड। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस जब आए थे तो उन्होंने सारा तख्ता उल्टा पलट हो गया, और उसके बाद फिर अब तारिक रहमान आए तो लोग समझ रहे थे दैट मे बी बीएनपी विल मूव अ बिट मोर टुवर्ड्स इंडिया। और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपना पहला दौरा इंडिया के लिए किया, लेकिन इन्होंने पहला दौरा इंडिया नहीं किया, विच इज सेल्फ इज़ अ मैसेज। लेकिन ये चाइना भी नहीं गए, ये मलेशिया जाके फिर चाइना गए। सो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। मतलब मलेशिया जाने से चाइना अपसेट नहीं होगा। अगर वो इंडिया आ जाते पहले तो डेफिनेटली उनका दौरा बहुत अच्छा गया तारिक रहमान का। मैं भी बताऊंगा वाई इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। उतनी अच्छी शायद नहीं होती अगर वो पहले इंडिया आके गए होते, और अगर वो पहले चाइना चले जाते सीधा, तो आई थिंक इंडिया वुड हैव बीन मोर अपसेट एंड वुड हैव टेकन इट एज एन इंसल्ट। तो एक चीज़ इन्होंने बड़ी स्मार्ट की, मलेशिया गए, और मलेशिया में ऐसी कोई, मतलब इट वाज नॉट तबारुकन नहीं थी, वहाँ पे दे डिस्कस सीरियस इश्यूज। आप तकरीबन कहते हैं कि कुछ 1 मिलियन के करीब अब बांग्लादेशी वर्कर्स हैं मलेशिया में, स्टूडेंट्स वगैरह है, दे आर ट्राइंग टू इम्प्रूव रिलेशंस। लेकिन चाइना में मतलब 3 बड़े गोल्स हुए इंडिया के ख़िलाफ़। देखिए, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो ताल्लुकात है उसमें एक सबसे बड़ी इशू तीस्ता नदी नाम की है। तो एक नदी है जो सिक्किम से, वेस्ट बंगाल से होते हुए इट गोज़ टू बांग्लादेश, और वो जो चिकन स्नैक नहीं कहते, सिलीगुड़ी के बिल्कुल खरीद से जाती। तो इट्स नॉट जस्ट अ रिवर, इट्स अ स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस है उसके। वो नदी का पानी का शेयरिंग का डिस्प्यूट इंडिया और बांग्लादेश पिछले 40 साल में रिजॉल्व नहीं कर सके। तो
अब चाइना उसमें घुस गया है। चाइना कहता है कि हम आपके सॉल्व करेंगे थ्रू टेक्निकल मेथड्स। तो ये एक बिग इश्यू हो गया। इंडिया वांटेड इट टू कीप इट अंडर इट्स कंट्रोल। मुझे लगता है इंडिया इज़ यूजिंग दैट एज ए लेवरेज ओवर बांग्लादेश, और वो ख़त्म होने के चांसेस बढ़ गए। तो दिस इज़ ए बिग ब्लो टू इंडिया कि अब तीस्ता डेवलपमेंट में चाइना बहुत बुरी तरह से या कहिए कि बहुत जोश और खरोश के साथ विद बिग इन्वेस्टमेंट्स घुस गया। दूसरी चीज़ ये हुई कि बांग्लादेश के 4 सी पोर्ट्स हैं। तो वो 4 सी पोर्ट्स में 2 पोर्ट्स आर क्रिटिकल। एक तो जो चट्टोग्राम उसका नाम है, वो है जो 90% बांग्लादेश का चीज़ें लेता है, और दूसरा है मोंगला पोर्ट। तो ये दोनों जगह पर 2015 में इंडिया ने उनके साथ एक अग्रीमेंट साइन की थी, और इंडिया को SEZ मिली थी, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बड़ी सी ज़मीनें मिल गई थी एयरपोर्ट्स, वो सी पोर्ट्स के अतराफ। और मोंगला पोर्ट में एक बाकायदा जेट्टी, जैसे चाबहार का अरेंजमेंट था, सिमिलर अरेंजमेंट था। तो लेकिन इंडिया ने कुछ इन्वेस्ट ही नहीं किया वहाँ पर, वो वैसे ही पड़े हुए अग्रीमेंट साइन किया। जैसे जापान ने वो जो चौथा पोर्ट है वो जापान ने साइन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया और जापान ने मिलकर चाइना को बाहर रखा आउट ऑफ बांग्लादेश, बट दे हैव नॉट डन एनीथिंग फॉर बांग्लादेश। तो इस ट्रिप में तारिक और रहमान ने दोनों पोर्ट्स इंडिया से कैंसिल करवा कर चाइना को दे दिए। तो चाइना के पास अब गवादार के जैसा 2 एक्स्ट्रा, दे आर नॉट रियली पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हैं उसके आसपास की सारी ज़मीन अब उनके पास आ गई है। तो दे आर बिल्डिंग इकोनॉमिक जोन्स, इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। और चाइना के साथ तो सब जानते हैं कि कितना तेज़ी से वो बिल्ड करते हैं। दे विल लाइक नेक्स्ट ईयर तक उन्होंने उस इलाकों को। तो मुझे लगता है कि इस ट्रिप के बाद आप कह सकते हैं बांग्लादेश और चाइना बहुत करीब आ गए। बांग्लादेश की डिपेंडेंसी ऑन चाइना बहुत बढ़ गई है, और जिसकी वजह से इंडिया के साथ उनको थोड़ा एक तरह से फासला बढ़ गया। इट्स ए जीरो सम गेम विद इंडिया एंड चाइना। तो जैसा मैं पुरानी बात कह रहा था, पुरानी ज़माने में ये छोटे मुल्कों को कोई ऑप्शन ही नहीं था इंडिया के अलावा। लेकिन अब इनको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिल गई है कि वो या इंडिया के साथ जाएं या चाइना के साथ जाएं। चाइना के साथ भी जा सकते हैं। जी हाँ। सर, मैं 1 मिनट लूंगी आपसे। जी जी। लेकिन सर, चाइना को क्या फायदा है बांग्लादेश से? चाइना के लिए 2-3 एडवांटेजेस है। इट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। चाइना के जियोपॉलिटिकली वो एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो किए हैं, उनकी कोशिश ये है, देखिए जो यूरोपियंस ने तरक्की की, उन्होंने कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म खुलेआम दुनिया को लूटा। कहते हैं कि बरतानिया ने कुछ 40 ट्रिलियन डॉलर इंडिया से लूटे हैं 200 साल में, वर्थ ऑफ मनी। तो अब अगर आप जाके देखें तो कई यूरोपियन मुल्क, बेल्जियम को ले लें, नीदरलैंड्स वगैरह ने डिफरेंट अंडर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को लूट कर उनको थर्ड वर्ल्ड बना दिया। तो और ये अमीर बन गए। लेकिन अब चाइना अगर उस तरह बनना चाहता तो चाइना अब लूट तो नहीं सकता ना। मतलब वो दिन गए कि चाइना जाके कॉलोनाइज कर रहा है मुल्कों को। अभी तो सिर्फ एक ही कॉलोनाइजेशन का एक ही प्रोजेक्ट है जो इजराइल वेस्ट बैंक में कर रहा है, और उस पर भी दुनिया का इतना रेजिस्टेंस है that they can't get away with that colonization और exploitation। लेकिन फ्री लेबर, जैसे अमेरिका भी कई साल, मतलब 100-200 साल तो फ्री लेबर पे डेवलप हो गया ना, स्लेवरी का इस्तेमाल करके। सो ऑल ऑफ दीज वेस्टर्न कंट्रीज ने लूट मार करके, स्लेवरी का इस्तेमाल करके डेवलप हो गए। चाइना इज ट्राइंग टू यूज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एज इट्स वे ऑफ डेवलपिंग ग्लोबली। तो कह सकते हैं कि सारी, देखिए कॉलोनाइजेशन के वजह से सारे मुल्कों का क़िबला वेस्ट है, आप चाहे या ना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल एज रिसेंटली एज 2008 या 9 में मैं मोरक्को में कई महीने रहा। आई वॉज स्टडिंग अरबिक। तो मुझे रबात जो उनका कैपिटल है उससे दूसरे एक शहर को जाना था। तो मैं टिकटें देख रहा था, तो मुझे जो सबसे सस्ती एयरलाइंस टिकट मिली, मेरी रबात टू पेरिस, पेरिस टू फेज। सोचिए आप, डायरेक्ट रबात टू फेज फ्लाइट ही नहीं मिल रही पहले तो, विच इज़ इन देयर सिटी। इट्स लाइक सेइंग कि अगर आप इस्लामाबाद से लाहौर जाना है तो इस्लामाबाद टू लंदन, लंदन टू पेरिस, लाहौर आपको सस्ता मिल रहा है।
तो एनीवे मैं ट्रेन से गया, तो ट्रेन में एक बंदा बैठा हुआ था, उससे मैं पूछने लगा, ही सेड यार तुम 10 साल आगे पहले आते तो तुम्हारा फोन कॉल भी वाज राउटेड थ्रू पेरिस। तो फिर उसके बाद में थोड़ा रिसर्च करा, उसको कहते हैं स्पोक एंड हब डेवलपमेंट। तो जो कॉलोनियल पावर होता है वो सेंटर में होता है और बाकी स्पोक्स की तरह होते हैं। तो चाइना वांट्स टू बिकम दैट, कि सारी दुनिया, मतलब अगर आप फोन करना चाहेंगे लाहौर से इस्लामाबाद, देन यू शुड गो थ्रू बीजिंग। उसके लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज दैट इंस्ट्रूमेंट, जिसके वजह से सारे इकोनॉमीज विल बी इंटीग्रेटेड इनटू चाइना थ्रू देयर डिपेंडेंसी ऑन चाइना फॉर एक्सपोर्ट, फॉर डेवलपमेंट वगैरह। तो उसमें अब देखिए, अब बांग्लादेश का अगर तीस्ता रिवर का प्रॉब्लम चाइना सॉल्व कर देता है और फिर दोनों पोर्ट्स चाइना के एक तरह से कब्जे में आ जाते, तो बांग्लादेश की इकोनॉमी विल बी अंडर चाइनीज कंट्रोल एक तरह से। और आपको पता है चाइना के जो दो सबसे बड़े इंपोर्टर्स ऑफ वेपन, चाइनीज वेपन, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश ही है। तो चाइना इज बिकमिंग रिच बाय सेलिंग देम थिंग्स, बट इज ऑल्सो बिकमिंग जियोपॉलिटिकली पावरफुल। और इंडिया से तो है उनका टेंशन, तो इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। और चाइना थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इंडिया के बैकयार्ड में घुस के इंडिया की स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म, जैसा आप अफगानिस्तान में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म कर रहे हैं, चाइना उसी तरह से इंडिया में घुसकर, साउथ एशिया में घुसकर आप कह सकते हैं कि इंडिया की रीजनल लीडरशिप और उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को खत्म कर रहा है। बिल्कुल सर, ऐसा ही। और यकीनन इस वक्त ये काफी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जिसमें कि बांग्लादेश और चाइना की बात हो रही है। लेकिन सर एक न्यूज़ और है जो कि हम लोगों को, अभी हम मिठाइयाँ ही बांट रहे थे कि हमने पीस टॉक करवा दिया और अटैक फिर से शुरू हो गया। तो क्या लग रहा है ये अब एक बार फिर लड़ने लगेंगे और रुकेंगे नहीं? दे आर फाइटिंग अबाउट टू थिंग्स। एक तो है दोनों मुल्क मेंटेन कर रहे हैं कि सीज फायर बरकरार है, तो ये कैसा सीज फायर दूसरी चीज ये है कि अटैक्स बहुत रेस्ट्रेंड है, मतलब हैंड ब्रेक सब लगा के गाड़ी चल रही है। तो ईरान ने जो हमले किए हैं वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, 5-6 ड्रोन्स ही मारे हैं और कुछ नहीं मारे उसने, 4 ड्रोन्स सिर्फ वार्निंग है फिर से। नहीं, 2 जहाज को तो लग गए ना एक तो ऑयल टैंकर को अगर वो डूब जाता तो एक एनवायरमेंटल डिजास्टर हो जाएगा। अगर मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल लीक हो सकता है, गैस। तो और फिर ये इनसिक्योरिटी कॉन्स्टेंटली मतलब एक्सपोज हो रही है, बहरीन की, कुवैत की। और फिर नोटिस करिए दुबई को नहीं हिट किया उसने, टारगेट भी नहीं किया ईरान ने। दूसरी चीज़ ये है कि लेबनान में जो अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन लेबनीज गवर्नमेंट और उसके बाद ये चीज़ शुरू है, दैट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग। डोनाल्ड ट्रंप ने कहिए या इसराइल के ने डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बना के वो डील करवा ली। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम फॉर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि अब क्या होगा कि देखिए जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला था तो उसके 3-4 कंडीशंस थे रिकग्निशन की। 3 कंडीशंस ये थे कि आप औरतों के साथ सलूक ठीक करें, जो अफ़गानिस्तान ने चेंज नहीं किया। सो दैट्स व्हाई देयर इज़ नो रिकग्निशन ऑफ अफ़गानिस्तान बाय वेस्टर्न कंट्रीज, इंडिया भी रिकग्नाइज है। दूसरी जो कंडीशन थी कि टेररिज्म ख़त्म करे, जो अफ़गानिस्तान ने अग्री हो गया। तो फॉर अमेरिका इट बिकेम नाउ, instead of ISIS और अल-कायदा अटैकिंग द वेस्ट, ISIS अल-कायदा फाइटिंग तालिबान, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वो आपस में लड़ रहे थे। तो अब ये होगा कि लेबनीज गवर्नमेंट और हिजबुल्लाह के बीच में सिविल वॉर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब बाज़ एनालिस्ट को सुन रहा था मैं, वो तो कह रहे हैं कि दिस इज़ लाइक एन अनाउंसमेंट ऑफ सिविल वॉर जो लेबनीज गवर्नमेंट ने की है, क्योंकि अब इसराइल हिजबुल्लाह को सदर्न लेबनान से नहीं निकालेगा, लेबनीज गवर्नमेंट पे आ गया वो बात। देखिए जो सीज फायर है ईरान के साथ, उस पर अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेबनान में पीस रहे। अब वो ढकेल दिया इन्होंने लेबनीज गवर्नमेंट में, विच कैन नॉट डू। तो लेबनान में पीस होगा नहीं, तो फिर ईरान विल नॉट कीप क्वाइट। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू हैज़ अचीव्ड हिज गोल ऑफ एंडिंग दिस सीज फायर थ्रू लेबनान। तो ये अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए ये जो अटैक्स कर रहे हैं ईरान पे, तो ईरान का जो सेकेंड अटैक था वाज इन रिटेलिएशन फॉर अमेरिका फर्स्ट अटैक। तो अमेरिका ने 2 अटैक कर दिए, यानी अब ईरान और एक अटैक करेगा अनलेस देयर इज सम इंटरवेंशन।
तो मुझे लगता है ईरान इज़ वेटिंग फॉर मंडे मॉर्निंग, ये देखेंगे कि तेल की कीमत क्या होगी कल सुबह, और अगर तेल की कीमत ऊपर हो जाती है ना 80 के करीब आ जाती है, देन ईरान विल नॉट डू एनीथिंग, क्योंकि वही काफ़ी ब्लो है वो। लेकिन अगर वही 70-72 के करीब रहती है तेल की कीमत, ब्रेंट और क्रूड ऑयल की, तो मेरे ख्याल से ईरान विल हिट समथिंग अगेन। तो ईरान इज़ ट्राइंग टू असर्ट कि भाई लेबनान में पीस करो, और हॉर्मुज़ पे रिकग्नाइज कि हमारा कंट्रोल है, और अमेरिका इज़ ट्राइंग टू रेजिस्ट कि भाई हॉर्मुज़ इज़ नॉट अंडर योर कंट्रोल, और लेबनान का वो कुछ कर ही नहीं सक रहे। मतलब अमेरिका बिल्कुल लाचार है इसराइल के सामने। लेकिन सर ऐसे में कतर और पाकिस्तान क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों ने यही क्लेम थे ना कि हम बात करा रहे हैं, हमने पीस करवा दिया। मतलब उनका तो इट्स लाइक सेइंग कि भाई आप बिरयानी बना के लोगों को खिला रहे हैं, बस अगर उनको ना पची और खाए करके मर गए तो आपका क्या कसूर है, आपने तो बिरयानी अच्छी बना दी। इट इज़ लाइक दैट, दे हैव डन देयर जॉब, मतलब दे आर नेगोशिएटिंग। इम्प्लीमेंटेशन उनके हाथ में थोड़ी है। कतर या पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू इम्प्लीमेंट द agreement. It is America and Iran and other countries who have to implement those agreements, और वो implement नहीं कर सक रहे। डोनाल्ड ट्रंप की कोई ज़रूरत नहीं थी अटैक करने की ईरान को, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू से कि मैं हॉर्मोज कंट्रोल करता हूँ, हालांकि दैट इज़ नॉट। वो जो अग्रीमेंट हुआ, आप सीज फायर पे काम करें, आपने सीज फायर लिया, आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिल गई, आप कंट्रोल करें अपने प्रॉक्सी को, तो वो कंट्रोल ही नहीं कर सक रहे हैं इसराइल को। फिर आप लोग तो इसको मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह रहे हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो दे उनकी खुद की मिसअंडरस्टैंडिंग है। द मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग माइट बी बिकॉज के डोनाल्ड ट्रंप के लिए, बट अमेरिकन अग्रीड इट। पाकिस्तानियों ने नहीं साइन की वो, या कतरीज ने नहीं साइन की, दे डिड देयर जॉब। अब अमेरिका ने जो कंडीशंस अग्री किए हैं कि देखिए, पहला ही आर्टिकल में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर दैट इंक्लूड्स लेबनान, वो साफ है। अमेरिका अभी तक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर डिलीवर नहीं कर सका, ईरान ने कई बार कर दिया, राइट। तो ईरान ने हॉर्मुज भी खोल के बता दिया कि चलो, हॉर्मुज खुल गया था 2 बार, तो ईरान हैज फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, अमेरिका इज नॉट एबल टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन। ये और बात है कि मतलब मुझसे पूछते तो मैं जब भी कह देता कि यार तुम क्या पागल हो गए हो, ये नौकर है ये नेतन्याहू का, ये उसको क्या कंट्रोल करेगा। तो इट्स ट्रम्प इज़ नॉट एबल टू डिलीवर एंड ही इज़ गेटिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। अब ये और बात है कि जो अमेरिका में कंस्टिट्यूएंसी डेवलप हो रही है अभी धीरे धीरे, विच इज़ रिकग्नाइजिंग कि इज़राइल इज़ द प्रॉब्लम, लेकिन उसको टाइम लगेगा फॉर इट टू फुली मतलब कंसोलिडेट हो, और उनके पास इतनी ताकत आए कि वो जाके इसको मतलब इफेक्टिव पॉलिसी पे इफेक्ट कर सके। वो नहीं हो रहा, बट इट इज़ हैपनिंग। और मुझे लगता है कि यूरोपियंस ऑल्सो भी मतलब वाइट वॉश कर दिया उन्होंने उस। देखिए, जो भी लोगों ने लेबनान की हकीकत से जानते हैं वो क्लियरली जान सकते हैं कि द ओनली वे दिस इज़ गोइंग टू स्टॉप इज़ अगर हिजबुल्ला और इज़राइल आपस में ना लड़े। इज़राइल इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू मेक श्योर। देखिए, वो लेबनान से एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी 3 लोगों को मारा उसने। तब इन्होंने क्या करने लगे हैं, जैसे अब फॉर एग्जांपल आप फौजी बैठा हुआ है, उसको एक बच्चा नजर आ जाता है, उसको गोली मार डालता हो। तो अब अमेरिका में हिम्मत तो नहीं है कहने की कि तुम्हारे फौजी कमीने हैं, मर्डरर्स हैं। उसे पूछते क्यों किया, तो वो हमास है, वो हिजबुल्ला। अरे कुछ भी, बस मारे जा रहे। छोटे छोटे बच्चों का भी, जो यूएन की रिपोर्ट आई है, छोटे बच्चे जो माँ के सीने से लग के दूध पी रहे हैं, उनको इन्होंने क्वाड ड्रोन से मारा है। सो द मेन फंडामेंटल चीज़ ये है कि इंसानियत से हट के एक बहुत ही ईवल किस्म का मुल्क है, बन गया है इज़राइल, और उसका कब्जा है दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी और सबसे बड़ी ताकत के ऊपर। तो इफ अमेरिका कैन नॉट डू दिस, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। मतलब पाकिस्तान एंड कतर आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि वो पीस डील डिलीवर करें। हाँ, अलबत्ता एक शख्स है जो एक फ़ोन से जंग रोकता है, उससे फ़ोन करवा लेते तो जंग रुक जाती। वो कौन है सर? मोदी ने फ़ोन करके जंग रुकवा दी थी, याद है, यूक्रेन और रशिया की। अब इनसे कहे पापा जी फ़ोन करें, जंग रुकवा दे। वाकई में अगर ऐसा हो सकता है तो उनको फोन कर लेना चाहिए और जंग रुकवा देनी चाहिए, अगर वाकई में कोई सुन रहा है।
नो, दैट्स अ बिग जोक गोइंग ऑन ना इंडिया में। उसने पहले कहा था कि जंग रुकवा दी थी मोदी ने फ़ोन करके। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ गोइंग टू हैपन। और इससे दुनिया का ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए, ईरान के पास जो जो तबाह हो सकता है वो सब इन्होंने तबाह कर दिया, जो ओवरलैंड है। तो अब हर अटैक की जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, वो कम होती जा रही है, समझे? यानी जो ईरान का नुकसान हो रहा है विथ एवरी न्यू अटैक, इट इज़ लेस देन प्रीवियस। तो इनके लिए नुकसान कम है। अब ये और बात है कि एट सम पॉइंट दे विल वांट टू डेवलप दैट। अब फॉर एग्जांपल उनके अमेरिका कह रहा है कि उनके रेडार साइट्स मार दिए। कल तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि कुछ भी नहीं है उनके पास, फिर आपके पास ये नए टारगेट कहाँ से आ रहे हैं? लाइक यू हैव टू मेक अप द पॉइंट ना, कि अगर आपने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर आज क्या कर रहे थे आप? खाली हवाई फायर कर रहे हैं या क्या कर रहे हो? सो इट इज, हाँ। सो आई थिंक के जैसा हम नवंबर के करीब आते जाएंगे तो उसे देखिए, न्यूयॉर्क में 23 जून को एक बड़ा जल्जला सा आया है। और वो जल्जला ये है कि ममदानी के स्पॉन्सर जितने भी कैंडिडेट्स एंडोर्स किए हुए थे वो तीनों के तीनों जीत गए, ठीक है। और ना सिर्फ उन्होंने जीते बल्कि उन्होंने एपैक की ऐसी की तैसी कर दी पूरी की पूरी। न्यूयॉर्क से देखिए, न्यूयॉर्क इज द सेकंड बिगेस्ट जूइश सिटी इन द वर्ल्ड, और वहां पे ममदानी क्या राज चल रहा है। जिस भी उसने 8 कैंडिडेट्स को एंडोर्स किए, वो 8 के 8 जीत गए। 3 आर गोइंग इनटू कांग्रेस और 5 आर गोइंग इनटू स्टेट असेंबली। तो स्टेट को वो में आप कह सकते हैं ममदानी का इन्फ्लुएंस बढ़ गया। और ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका अगर आप एजेंडा देखें, नंबर 1 इशू इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम, विच इज पैलेस्टीनियन राइट्स। और उन्होंने कसम खाई है कि एपैक से पैसे नहीं। ब्रैड लैंडर भी यहूदी है, उसने भी एक यहूदी वेरी प्रोमिनेंट प्रो इजराइल यहूदी को हराया इन द प्राइमरीज, उसने भी नहीं लिए एपैक। वरना अगर वो एपैक से 1 पैसा भी लेता तो फिर ममदानी का उसको एंडोर्समेंट नहीं मिलता। तो इससे हल गए। आप पता है, अभी तो सिर्फ 4 मुस्लिम्स हैं इस कांग्रेस में, इंशाल्लाह दिसंबर में 7 हो जाएंगे। तो इतना इस्लामोफोबिया फैला के झूठे बातें ये वो कर के इवन पीपल लाइक इलॉन मस्क यूरोप का हरकतें यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, एट्रीब्यूटिंग इट टू अस। उसके बावजूद अमेरिकन पब्लिक इज नॉट फॉलोइंग। ये अंधभक्त नहीं है यहाँ के वोटर्स, दे आर बिगिनिंग टू रियलाइज के दिस इज नॉट द पॉइंट। तो वो कंस्टिट्यूएंसी पे भी डोनाल्ड ट्रंप को बहुत असर हो रहा है। लाइक दे आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर रिपब्लिकन्स। इनफैक्ट कल माइक जॉनसन जो स्पीकर हैं वो कह रहे थे कि अगर हम मिड टर्म इलेक्शन हार जाएंगे, कांग्रेस यानी जो लोअर हाउस है अगर वो हार जाएंगे, तो हर कमिटी विल जस्ट बी इन्वेस्टिगेटिंग डोनाल्ड ट्रंप एंड हिज फैमिली। इतना करप्ट अमेरिका की हिस्ट्री में आज तक इतना करप्ट और जलील इंसान प्रेसिडेंट नहीं बना अमेरिका का, और इतना करप्ट और जलील ख़ानदान हमने देखा नहीं। अल्बानिया से भगा के मार के निकाल रहे हैं वहाँ से लोग इस शख्स को। जैरेड कुशनर की बात करो, वो आपके पास भी आके लूटने वाले हैं। वो ऑलरेडी आ चुके हैं थ्रू द क्रिप्टो करेंसी, दे हैव गॉन इनटू पाकिस्तान। तो वो सारे इन्वेस्टिगेशंस होते रहेंगे। बस यही होगा आइंदा 2 साल अगर कांग्रेस जीत जाती है, कांग्रेस अगर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाएगी, तो वो एहसास हो रहा है एंड दैट प्रेशर विल बिल्ड ऑन डोनाल्ड ट्रंप जैसा हम नवंबर के करीब आएंगे। इवन इफ ही डजंट केयर कि रिपब्लिकन जीते या ना जीते, उसको जो ये पता चलेगा कि उसके बच्चे अगर जेल जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस, देन ही विल ट्राई टू विन द इलेक्शन। तो वो एक प्रेशर है उसके ऊपर। वी विल सी हाउ लॉन्ग वेदर इट अफेक्ट्स हिम और नॉट। है बड़ा खुदगर्ज इंसान जी सर। वो तो खैर लग ही रहा होता है, जिस तरीके की स्टेटमेंट्स आती हैं उससे लगता तो यही है कि बहुत ही खुदगर्ज इंसान है। और उसको फ्रस्ट्रेशन भी हो रहा है। देख रहा उन्होंने पैसे खर्च करके इतना तमाशा करके वो रिफ्लेक्टिंग पूल जो जेफरसन मेमोरियल के सामने का पूल दोबारा बनाया। देखिए, एक राइट विंग के जो डिक्टेटर्स हैं वो ना सिर्फ अक्ल के खिलाफ हैं, वो साइंस के भी खिलाफ होते हैं। तो हाँ, अगर आप पानी जिस तरह से उन्होंने वो बनाया दिया, वाटर डजंट फ्लो, इट्स स्टैंडिंग वाटर, तो इनेविटेबली एल्गे आएगा ही आएगा। तो एक बायोलॉजिस्ट को सुन रहा था, वो कह रहा था अगर तुमको एल्गे फार्मिंग करना है तो ऐसा करते एल्गे फार्मिंग। और फिर एल्गे आ गया और वो
बड़ा चिढ़ा हुआ है ट्रम्प के, वो पूरा हारा हो गया, उसको चाहिए ब्लू वाटर। फिर अब $100 मिलियन खर्च करना पड़ेगा उसको खोद के ज़मीन के नीचे से टू गेट rid of the algae, which is not happening. What he needs to do is to make the water flow out of the reflecting pool. लेकिन अगर पानी फ्लो होगा तो it is not going to reflect the Jefferson Memorial. तो छोटी छोटी चीज़ों में भी वो उसको जो फेलियर्स हो रहे हैं is really frustrating. टैरिफ्स भी चले गए, ये भी चले गए, और अगर बर्थ राइट हार गया ना, वो सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन अभी आएगा वो 1-8 महीने के अंदर ही, then I think he is going to lose it. बिल्कुल। और सर ईरान से भी इनको लेने के देने पड़ गए, ईरान को भी थोड़े हल्के में ले रहे थे, लेकिन ईरान ने इनको काफी ज्यादा टफ टाइम दिए जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। You're welcome. थैंक यू। Bye. बाय।